नमस्कार, मैं किरण चौधरी अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है आज हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, राजस्थान के खनिज संसाधन। देखिए, राजस्थान के खनिज संसाधन जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आप चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम ले लीजिए, जो है उन एग्ज़ाम्स में है जो खनिज संसाधन वाला ये जो टॉपिक है उससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा लंबा भी है, ये टॉपिक बड़ा है मतलब। तो ठीक है, पहले मैं ये बताती हूँ कि किस तरीके से है जो हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे खनिज क्या है, फिर हम देखेंगे खनिज के प्रकार, यानी राजस्थान में कितने प्रकार के हैं जो खनिज जो है पाए जाते हैं। विश्व के अंदर या भारत की बात करें तो और कई सारे अनेक खनिज है जो मिलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो खनिज राजस्थान में मिलते हैं वो बाकी जो है दूसरे राज्य, दूसरे देश या दूसरे महाद्वीपों में भी मिले, या जो दूसरी जगह मिल रहे हैं वो राजस्थान में भी जो है मिले ही, ये है ज़रूरी नहीं। तो राजस्थान में जितने प्रकार के खनिज मिलते हैं हम उन सबको यहाँ देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि वो जो खनिज है, एक एक खनिज को हम लेंगे और जो है फिर उनकी स्थिति देखेंगे, यानी क्षेत्र को देखेंगे कि वो खनिज राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं। और ये जो है हम सिर्फ इनको रटेंगे नहीं कि लोहा इस ज़िले में, तांबा इस ज़िले में, इस स्थान पर, इस तरीके से नहीं। हम मानचित्र बनाएंगे राजस्थान का और मानचित्र में एक एक स्थान को देखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ जैसे हम सीधा उसको रटने की कोशिश करते हैं तो एक बार के लिए वो हमें याद हो जाता है, लेकिन उतनी ही जो है जल्दी हम उसको भूल भी जाते हैं। लेकिन जो भी कोई स्थान है हमें उसकी जो है स्थिति को याद करना है, ध्यान में लाना है। तो अगर हम उसको मानचित्र में देख लेते हैं तो वो क्या होता है कि हमारे दिमाग में जो है उसकी पिक्चर बन जाती है और वो हमें हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो खनिज संसाधन वाले टॉपिक से जो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो भी क्षेत्र से रिलेटेड ही पूछा जाता है, यानी कौन सा खनिज है जो किस स्थान पर जो है मिलता है। इसलिए यही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने की वजह से हम इसके ऊपर पूरा फोकस रखेंगे कि किस तरीके से है जो हम याद कर ले। तो मानचित्र के अंदर लोहा, सोना, चांदी, तांबा, जो भी खनिज हमारे यहाँ मिल रहे हैं उनको मानचित्र में उस एक एक स्थान को देखेंगे, ताकि जो है हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़े और रटने के बाद वो चीज़ खिचड़ी ना बन जाए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो हम खनिज पढ़ रहे हैं उन खनिजों की विशेषता क्या है, और खनिज की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति का हम अध्ययन करेंगे कि बाकी राज्यों की तुलना में जो है राजस्थान राज्य की क्या स्थिति है इस संसाधन के मामले में। ठीक है, तो इस तरीके से अपना टॉपिक चलेगा। और ये खनिज संसाधन टॉपिक भी कम से कम 4-5 वीडियो होंगे। देखिए, छोटे छोटे वीडियो होंगे, लेकिन आप कहो कि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ बताइए, आपको एक जगह जो सारा कंटेंट मिल रहा है वो ज़्यादा बेटर है, या कि आप एक जगह पढ़ते हो फिर आपको लगता है कि ये जो कंटेंट हमें मिला है वो सफिशिएंट नहीं, दूसरी बुक खोली, तीसरी बुक खोली, चौथी बुक खोली। मेरे हिसाब से उससे अच्छा है कि एक जगह जो है हम लोगों को पूरा मैटर जो है मिल जाए। फिर चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम आए, हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि ये तो सिर्फ इस वाले एग्ज़ाम के लिए खनिज संसाधन सफिशिएंट था, अब इस एग्ज़ाम के लिए हमें जो है मैटर की और ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे साथ अगर आप चलते हो तो आपको ऐसी किसी समस्या का जो है सामना नहीं करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखिए, खनिज है जो खानों से खोद कर निकाले जाते हैं, यानी खनन से प्राप्त होता है। खनन का मतलब होता है खोदना। तो खनिज प्राप्त कैसे होते हैं? खनन से होते हैं, खोद कर उनको निकाले जाते हैं। और कहाँ से निकाले जाते हैं? खोद कर
खानों से, ठीक है। उसके बाद देखिए कि सामान्यतः खनिज स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं होता है, उसके साथ अन्य यौगिक भी जो है मिले होते हैं, फिर उनको क्या किया जाता है, उनको अलग किया जाता है। अलग करने के बाद हमको क्या प्राप्त होता है, अयस्क प्राप्त होता है, ठीक है। और उसी अयस्क से धातु प्राप्त होती है। मतलब देखिए हम जैसे मान लो चांदी निकाल रहे हैं, कोई स्थान पर हमें पता चला, राजस्थान का कोई स्थान है कि यहाँ पर चांदी जो है मिलती है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ जो है उसका खनन किया जाएगा। अब आप चांदी निकाल रहे हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप चांदी निकाल रहे हो तो उस खनन क्रिया के अंदर आपको शुद्ध रूप से चांदी प्राप्त हुई, ऐसा नहीं है। चांदी के साथ आपको सीसा और टिन और दूसरी धातुएं जो है मिलेगी, ठीक है। तो क्या होगा, उसमें ये दूसरे यौगिक होंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम उसका शुद्धिकरण करेंगे, उसमें से चांदी को अलग निकाल लेंगे, शीशे को अलग निकाल लेंगे, अगर टिन भी साथ में मिलता है तो उसको अलग निकाल लेंगे, अगर उसमें दूसरी अशुद्धियां हैं तो अशुद्धियों को निकाल के हम बाहर कर देंगे। तो जरूरी नहीं कि जो है वो शुद्ध रूप में मिलेगी कि भैया जो है जमीन खोदी और चांदी निकल गई, आपने तो जो है गहने बनवाए और पहन लिए, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है, दूसरे कई एक साथ कई खनिज भी मिल सकते हैं, उनको अलग अलग किया जाता है, उसको बोलते हैं अयस्क बोलते हैं। फिर उसको साफ करने के बाद क्या बोलते हैं, उसको अयस्क बोलते हैं, और उस अयस्क से हमें धातु की प्राप्ति होती है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलते हैं आगे। देखिए राजस्थान के कुल ज्ञात खनिज कितने हैं, 81 प्रकार के। ये जो 2018-19 की आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो है 81 प्रकार के खनिजों की हमें जानकारी प्राप्त हो चुकी है। हो सकता है राजस्थान में इससे भी अधिक और प्रकार के खनिज होंगे, पर अभी हमें उनकी जानकारी नहीं हुई है। वो जो सर्वेक्षण किए जाते हैं और पता लगाया जाता है, तब पता चलता है कि भाई हाँ हमारे यहाँ ये भी खनिज है, फिर खनिज का पता चल जाता है, उसके बाद जो है उसका खनन शुरू होता है। तो अब तक हमें 81 प्रकार के खनिजों की जानकारी हो चुकी है। भविष्य में ये जो है 81 प्रकार की जो लिस्ट है ये बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के जो गर्भ के अंदर है खनिजों की कोई कमी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं वर्तमान में उत्खनन 67 प्रकार के 67 प्रकार के खनिजों का किया जाता है, यानी 81 प्रकार के खनिजों का पता चल चुका है। लेकिन जो है अभी हम सिर्फ कितने प्रकार के खनिज निकाल पा रहे हैं, 67 प्रकार के, क्योंकि हो सकता है कि अभी कुछ खनिजों की हमें अभी अभी जानकारी मिली है और हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होगी कि किस प्रकार से उनका उत्खनन किया जाए, जो भी है। तो अभी हम कितने प्रकार के खनिजों का उत्खनन कर रहे हैं, उत्खनन यानी निकालना, 67 प्रकार के खनिज निकाल रहे हैं। फिर हम बात करते हैं राजस्थान का खनिज भंडार की दृष्टि से स्थान है भारत में, ठीक है। भारत में राजस्थान का खनिज भंडार की दृष्टि से स्थान है दूसरा। तो पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है झारखंड का, यानी पूरे भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक भंडार की दृष्टि से संपन्न है? झारखंड। देखिए जितने सर्वेक्षण हुए हैं इसके हिसाब से पता चलता है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा खनिज है और दूसरे नंबर पे जो है राजस्थान है। हो सकता है भविष्य में ये लिस्ट बदल जाए, क्योंकि कोई ऐसा राज्य होगा जिसके अंदर जो है धरातल के नीचे खनिजों के भंडार हैं और अब तक हमारी दृष्टि वहाँ तक नहीं गई, हम उनको नहीं जो है पहचान पाए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मूल्य या उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है 5वां। तो देखिए हम दूसरे स्थान से भंडार के मामले में दूसरे स्थान है, तो यहाँ पिछड़ क्यों गए 5वें पे?
क्योंकि देखिए उसका रीज़न ये हो सकता है कि हमारे यहाँ जो भंडार है खनिजों का वो कम मूल्यवान खनिजों का है। जैसे सोचो कि कहीं अगर मान लो सोना निकल रहा है, हीरे जवाहरात निकल रहे हैं, तो उनका जो है मूल्य हम बाकी खनिजों से ज़्यादा होगा। तो मूल्य या उत्पादन की दृष्टि से हमारे राजस्थान का स्थान आता है 5वां। देश के कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का योगदान है 22%। जितना भी खनिज का उत्पादन जितने सारे राज्यों में होता है उसमें से 22% योगदान देता है अकेला राजस्थान। खानों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है पहला स्थान, यानी देश के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान राज्य में खानों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है। खनन क्रिया अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्रिया का भाग है। जो हमने पढ़े है ना, प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक, और अभी पंचम क्रिया भी चलती है, तो उनमें खनन को माना जाता है प्राथमिक क्रिया का भाग। ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, कभी कभी सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है कि सभी अयस्क है ना, वो तो क्या होते हैं, खनिज होते हैं, क्योंकि खनिजों को ही तो जब साफ करते हैं तो अयस्क प्राप्त होता है, तो सभी अयस्क क्या है, खनिज है। लेकिन सभी अयस्क खनिज हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है। एक बात और बताना चाहूँगी, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है बहुत ही प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए कौन से राज्यों को खनिजों का अजायब घर कहते हैं, राजस्थान राज्य को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं हम खनिजों के प्रकार। ठीक है। देखते हैं राजस्थान में कौन कौन से प्रकार के खनिज जो है मिलते हैं। तो इनको हम पहले 2 भागों में बांटते हैं खनिजों को, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। खनिज जो मिलते हैं सबसे पहले हम उसको 2 भागों में बांट रहे हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अब तक आपने जो है धात्विक और अधात्विक की जो है परिभाषा पढ़ रखी थी। धात्विक खनिज जिनमें धातु की मात्रा होती है, अधात्विक खनिज जिनमें धातु नहीं होती। इसके साथ ही हम आज कुछ अन्य विशेषताओं को भी देखते हैं। ये देखिए धात्विक खनिज। ठीक है। इनकी क्या विशेषता है, एक तो इनमें गुण होता है तन्यता का। तन्यता का मतलब इनके तार खींचे जा सकते हैं। अगर आप इनको चोट मारोगे ना तो ये बढ़ जाएंगे, फैल जाएंगे। आप इनको मार कूट के पीट के जो है इनकी चद्दरें बना सकते हो परतों के रूप में। ठीक है। उसके बाद है आघात वर्धनीय। आघात का मतलब क्या होता है, चोट। ये चोट को सहन कर लेते हैं, यानी मान लो लोहा है, मैग्नीज है, तांबा है, सोना है, आप इनको चोट मारोगे तो चोट मारने से इनकी जो है डिज़ाइन बदल जाएगी या ये जो है टुकड़ों टुकड़ों में टूट के फैल जाएंगे। तो आप इनको चोट मारोगे तो ये टूटेंगे नहीं, टूट के बिखरेंगे नहीं कि अलग अलग इनके कण हो गए, बल्कि जो है इनकी शेप बदल जाएगी जो है। इसलिए जो धात्विक खनिज होते हैं उनको बोलते हैं आघात वर्धनीय। फिर विद्युत के सुचालक, यानी इनमें से जो है विद्युत का प्रवाह हो जाता है। देखिए एक बात और कर लेते हैं हम साथ में ही कि कौन सा धात्विक खनिज है जो विद्युत का सर्वश्रेष्ठ जो है सुचालक है, तो वो खनिज है चांदी। ठीक है। चांदी एलोह जो खनिज है वो विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। तो विशेषता धात्विक खनिज। अब आपके सामने खनिज रख दिया जाए कोई सा भी, तो वो धात्विक है या अधात्विक आप आराम से बता दोगे। देखना वो चमकदार है या नहीं, उसको आप तोड़ोगे, फोड़ोगे, खींचोगे तो वो बढ़ जाएगा। आघात वर्धनीय, चोट मारोगे तो वो बिखरेगा नहीं बल्कि फैल जाएगा, शेप बदल जाएगी उसकी। और अगर आप उसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है। ये धात्विक खनिज थे। ठीक है। और अधात्विक खनिज, देखो अधात्विक की खनिज की विशेषता एक ही है, भंगुरता। यानी कोई सा भी आपको खनिज दे दिया जाए, आप उसको हथौड़े से चोट मारो
चोट मारते ही वो बिखर जाएगा। तो आप समझ जाना कि वो अधात्विक खनिज है। तो खनिज के प्रकार धात्विक और अधात्विक दो भागों में, ठीक है। अब हम पहले धात्विक खनिज को देखते हैं। देखिए धात्विक जो खनिज है जिसमें धातु की मात्रा होती है उसको भी हमने जो है दो भागों में बांट दिया है। एक तो लोह खनिज, एक अलोह खनिज, यानी जिसके अंदर लोहे की जो है मात्रा है वो लोह खनिज, और जिसमें लोहा नहीं है वो अलोह खनिज। तो धात्विक को दो में, लोह खनिज, अलोह खनिज। लोह खनिज में हम बात करेंगे कि लोहा अयस्क और मैग्नीज। देखो लोह खनिज, ठीक है, जिनमें लोहा हो, और दूसरा जिसमें जो है चुंबकत्व का गुण भी होता है। अगर आप चुंबक पास में लेके जाओगे तो वो जो है धातु उसकी तरफ आकर्षित होगी। तो लोह खनिज में कौन सा गुण होता है? चुंबकत्व का गुण, चुंबक की तरफ वो आकर्षित होगा। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए हमने कहा लोहा और मैग्नीज। अब आप कहोगे मैडम लोह खनिज में तो हमने काफ़ी सारे और भी पढ़े हैं जब हमने राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ी थी। बिल्कुल आपने पढ़े होंगे, इसके अलावा आपने निकिल, कोबाल्ट, दूसरे लोह खनिज भी पढ़े होंगे, लेकिन वो क्या है राजस्थान में नहीं मिलते। अभी लिस्ट में सिर्फ वही खनिज आएंगे जो राजस्थान में मिलते हैं, ठीक है। ये लोह खनिज है जिनमें चुंबकत्व का गुण होता है, ये आएंगे अलोह खनिज जिनमें चुंबकत्व का गुण नहीं होता। तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना और टंगस्टन, ये अलोह खनिज जो है राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है। धात्विक खनिजों के प्रकार धात्विक और अधात्विक। धात्विक में लोह खनिज और अलोह खनिज। अब हम चलते हैं अधात्विक खनिज में। देखिए अधात्विक खनिजों को भी हमने तीन जो है अलग अलग भागों में बांटा है: ऊर्जा संसाधन, कीमती पत्थर और अधात्विक खनिज, ठीक है। देखो ऊर्जा संसाधन में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोल बेड मीथेन, ये चार ऊर्जा संसाधन हैं जो राजस्थान में मिलते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोल बेड मीथेन। कीमती पत्थर की बात करते हैं तो तांबा, पन्ना और हीरा राजस्थान में मिलता है। कम मात्रा में मिलता है पर हाँ मिलता है, ठीक है। अधात्विक खनिज की जो है लिस्ट काफ़ी लंबी है: जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, जास्पर, वोलेस्टोनाइट, कोटास्टोन, घिया पत्थर, सॉपस्टोन, बेंटोनाइट, मार्बल, ग्रेनाइट, सॉपस्टोन, पाइराइट, पोटास, बेराइट, क्वार्टजाइट, चाइना क्ले, फायर क्ले, डोलोमाइट, वर्मिक्यूलाइट, अब्रक और एस्बेस्टोस। अब आप कहोगे मैडम ये लिस्ट तो लंबी हो गई, हमें याद ही नहीं रहेगी, तो आप इसको छोड़ दो, बाकी को याद कर लो, जो बाकी बचा वो अधात्विक में आ जाएगा, टेंशन क्यों लेते हो। तो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज दो भागों में बांट दिया। धात्विक की विशेषताएं आपने देख ली और अधात्विक की देख ली। धात्विक को हमने जो है दो भागों में बांटा, लोह खनिज और अलोह खनिज, और अधात्विक को जो है ऊर्जा खनिज। आप याद रख, देखो लोह खनिज, ये जो धात्विक खनिज आपको याद रह जाएंगे। ऊर्जा खनिज भी आपको याद है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोल बेड मीथेन। और कीमती पत्थर भी आपको अच्छे से याद है कि ये कीमती पत्थर में आता है तांबा, पन्ना, हीरा। बाकी जितने भी बच गए ना सारे अधात्विक में आ गए। अब कोई समस्या रही क्या? बिल्कुल नहीं रहेगी समस्या। देखिए ये जो अपनी है ना सारणी, इसको आप अच्छे से जो है याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि बहुत बार तो इस सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई से भी जो है चार इनमें से नाम दे दिए जाएगा, एक इनमें से है जो धात्विक का ले लेगा, बाकी अधात्विक का ले लेगा। पूछेगा इसमें से कौन सा अधात्विक नहीं है, कौन सा धात्विक है, इन्हीं में से चार नाम लेके जो है पूछ लिया जाता है। इनमें से कौन सा ऊर्जा संसाधन है, कौन सा इसमें से कीमती पत्थर है, कौन सा इसमें से एक लोह धातु दे दिया, मैग्नीज दे दिया और पूछा बाकी तीन इसमें से दे दिया और पूछा जाएगा कौन सा इसमें से है जो अधात्विक नहीं है, तो हमें ध्यान रखना है मैग्नीज। तो ये आपको याद होना ही चाहिए। पहला जो है आपका क्वेश्चन तो यही
मिल जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। खनिज के प्रकार धात्विक, अधात्विक, लोहे, अलोहे, ऊर्जा संसाधन, कीमती पत्थर और अधात्विक, अच्छे से आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। देखिए कुछ और खनिज भी बचे हैं हमारे, फिर बात करते हैं हम आणविक खनिज की। आणविक खनिज में है जो राजस्थान में मिलते हैं यूरेनियम, बेरिलियम, लिथियम और थोरियम। कुछ रासायनिक खनिज, उर्वरक खनिज भी हैं, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पाइराइट और पोटास, जिनका हम कृषि कार्य के अंदर प्रयोग करते हैं। उर्वरक के नाम से आप समझ गए होंगे, रासायनिक उर्वरक खनिज जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पाइराइट और पोटास। ठीक है, याद हो गए। अब देखिए हम देखते हैं खनन की विधियां। भाई हम जो है, हमने कहा जितने भी खनिज है हम उसको खोद करके निकालते हैं, खनन के द्वारा खनिजों को निकालते हैं। लेकिन क्या जितने भी प्रकार के हमने खनिज पढ़े, अभी लिस्ट जो देखी, क्या सबको पृथ्वी के गर्भ से धरातल के नीचे से निकालने का एक ही तरीका है? क्या बिल्कुल नहीं है। कुछ जो है इनमें से खनिज धरातल के ऊपर ही मिल जाते हैं, कुछ खनिज हैं जो धरातल की एक निचली परत के हल्के से नीचे जाते ही मिल जाते हैं, कुछ जो है खनिज काफ़ी गहराई में मिलते हैं, तो उनको निकालने का तरीका भी अलग है। तो 4 जो है मुख्य तरीके हैं, उनको हम देखते हैं। देखो आखनन, आखनन का मतलब क्या होता है? ये जो खनिज है ना, ये धरातल के ऊपर ही मिल जाते हैं। ठीक है, और मिट्टी की सतह के ऊपर आपको आराम से दिख जाते हैं। जैसे मान लो अपन जो घर बनाते हैं, उसमें जो काम में लिए जाते हैं पत्थर, वो निकालते हुए आपने देखा भी होगा कई बार। कुछ जो पर्वतीय इलाके हैं, आपने वहाँ देखा होगा कि वहाँ जो है मशीनें लगी हुई होती है और हम कहते हैं कि भाई यहाँ तो है जो पत्थर निकाले जाते हैं। तो उस विधि को कहते हैं आखनन, जो धरातल के ऊपर ही होते हैं, मिट्टी की सतह के ही ऊपर होते हैं। जैसे घर बनाने के जो पत्थर जो काम में आते हैं, वो आखनन विधि के द्वारा निकाले जाते हैं। फिर है विवृत जो है विधि। विवृत में क्या होता है? धरातल के अंदर जो ऊपरी सतह है, उसके नीचे ये क्षैतिज रूप में मिलते हैं इस तरीके से, यानी इस तरीके से नहीं मिलते लंबवत, ये क्षैतिज रूप में मिलते हैं, परतों के रूप में मिलते हैं जो खनिज। उनको निकालने की जो है विधि होती है विवृत। विवृत का मतलब क्या होता है? देखो विवृत का मतलब ऊपर की जो सतह है उसको हटाना बोलते हैं विवृत। तो धरातल की ऊपरी सतह को थोड़ा सा हटाते हैं और हटाने के बाद लंबवत रूप से जो है नीचे खाने निकल जाती है और वहाँ से जो भी खनिज है उन खनिजों को जो है खोद करके निकाल लेते हैं। फिर बात करते हैं हम कूपक विधि। देखो कूपक विधि में क्या होता है? जो है कूपों के सहारे खनन कार्य किया जाता है। कूपों के द्वारा गहरे कुएं बना लिए जाते हैं और कुओं में से जो है वो खनिज निकाला जाता है लंबवत खुदाई करके। फिर हम बात करते हैं बेधन। बेधन का मतलब क्या होता है? किसी भी जो मशीनों के द्वारा यहाँ है जो छिद्र किया जाता है, और छिद्र वो बहुत गहराई में होता है, और इस विधि से हम कौन से खनिज निकालते हैं? तेल और गैस, जो अत्यंत ही गहराई में जो है मिलते हैं। तो बेधन विधि के द्वारा जो है छिद्र भी किससे किया जाता है? मशीनों से बहुत गहरे धरातल के नीचे छिद्र किए जाते हैं और उनसे जो है खनिज निकाले जाते हैं, जैसे तेल व गैस विधि। देखिए ये बहुत ही आसान है। थोड़ा सा ये जो वर्ड है ना, उन वर्ड को समझने की कोशिश करोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि मुश्किल तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए जो आपकी 8th क्लास है, 8th क्लास का जो 4th चैप्टर है उसके अंदर ये समझा रखा है, यानी 8वीं के बच्चों के लेवल का है ये सारा सब कुछ। तो हमें ये तो सोचना ही नहीं है कि हमें याद नहीं होगा। आखनन, विवृत, कूपक और बेधन विधि क्या है? बहुत आसान है। बस थोड़ा सा अगर हम इन वर्ड्स को पकड़ लेते हैं तो फिर हम भूलेंगे नहीं आखनन में क्या था, विवृत में क्या था, कूपक में क्या था और बेधन में क्या था। ठीक है, तो आज देखो हम इतना ही पढ़ेंगे और फिर हम अब एक एक खनिज को है लेते हुए चलेंगे। तो देखिए
अब तक का ये जो आज का अपना टॉपिक था खनिज संसाधन जो आज हमने शुरू किया, कैसा आपको लगा और ज़रूर बताइएगा। मैंने कोशिश की है कि जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमारा नहीं छूट पाए। बहुत सारी अलग अलग जगहों से है जो मैंने मैटर तैयार किया है कि ना इसके बारे में जानकारी कोई छूट पाए, ना इसके जो प्रकार हैं वो कोई छूट पाए। और आगे भी जो अपना टॉपिक चलेगा उसमें भी एक एक खनिज को हम पढ़ेंगे तो डिटेल के साथ पढ़ेंगे और उसको आसान बनाते हुए चलेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो भी अपना टॉपिक है, जो भी अपना मैटर ले रहे हैं उस दिन, उसको मैं बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाऊं, अपने एकदम सरल शब्दों में। मतलब मेरी कहीं कोशिश नहीं है कि मैं इस तरीके से वर्ड यूज़ लूं और अपना एक ही वो क्या कहते हैं ना उसको, पांडित्य की, भाई देखो मैं तो मतलब क्या हूँ, मेरे को तो ज्योग्राफी कुछ नहीं मेरे सामने। तो इस तरीके से अगर मैं करूँगी तो क्या होगा, आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब मेरी कोशिश यही रहेगी कि भाई इसको सीधे शब्दों में समझाना है, आसान तरीके से सरल शब्दों में समझाना है कि जितना आपको आता है उतना ही मेरे को आता है और जितना मेरे को आता है उतना ही उतना सारा सब कुछ आपको भी आता है। बस हमें तो इसको समझना है और याद करना है और एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसको राइट करना है और अपना सिलेक्शन लेना है और कोई कुछ नहीं। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।